हेलो 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 चैंपियंस। तो बेटा आज हम क्लास 10 बेसिक मैथमेटिक्स का ओसवाल का सैंपल पेपर 5 जिसका आज हम सेक्शन ए सॉल्व करने वाले हैं। देखो, अगर बेसिक मैथ्स लिया है, मैथ्स से कहीं ना कहीं डर रहे हो, मैथ्स में पास होने की टेंशन हो रही है, तो सेक्शन ए को मैंने जिस तरीके से करवाया है बेटा, बहुत सारे पेपर मैंने सॉल्व कर रखे हैं, एड्यूकार्ड के सॉल्व कर रखे हैं, ओसवाल के सॉल्व कर रखे हैं। और चाहो तो आप है ना, गाला, मार्वल, लिबर्टी, इसके बहुत सारे पेपर मैंने सॉल्व कर रखे हैं। और वहां से जाके आप उसकी पेपर को सेक्शन ए एटलीस्ट कर लो ना। सेक्शन ए करने पे आपके 20 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। 20 में से तो 18 मार्क्स डेफिनेटली आपके सिक्योर होंगे। और जिनको अच्छा खासा स्कोर लाना है, लाइक 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट है बेटा, तो आपको डेफिनेटली बेसिक मैथमेटिक्स के सेक्शन ए के साथ साथ आपको स्टैंडर्ड मैथ्स के भी सेक्शन ए को सॉल्व करना चाहिए। सेक्शन ए को क्यों सॉल्व करना है? क्योंकि वहां पे 20 मार्क्स है और इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसा आता ही है जहां पे आपका 1-2 मार्क्स काट लेगा। और वो 1-2 मार्क्स कटेगा, फिर आपके 98 और 99 बनेंगे, तो आपको बहुत तकलीफ होगी। क्योंकि ऐसी तकलीफ मैंने झेल चुका हूं, मुझे भी हुई थी, तो आपको ऐसी तकलीफ ना हो यही उम्मीद रहेगी। तो इसी वजह से एक सजेशन दूंगा कि आपको हो सके उतने सेक्शन ए के पेपर्स की प्रैक्टिस कर लीजिए। मार्वल के कर लो, लिबर्टी के कर लो, ओसवाल के कर लो, एड्यूकार्ड के कर लो, गाला के कर लो, बेसिक मैथ्स के कर लो, स्टैंडर्ड मैथ्स के कर लो। आपके डेफिनेटली सेक्शन ए में एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो इसी के साथ आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। चलो, पेपर 5, सैंपल पेपर 5, जिसका आज हम अभी सेक्शन ए करने वाले हैं। चलो, सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सेक्शन ए में, अब देखो। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स दिस एंड दिस लीव्स रिमाइंडर दिस एंड दिस। काफी बढ़िया क्वेश्चन है ना, थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। ऐसा क्वेश्चन स्टैंडर्ड मैथ्स में होता ही है। देखो, ये क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड मैथ्स लेवल का है ना, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ऐसा क्वेश्चन स्टैंडर्ड मैथ्स में होता ही है। चलो, 12 एंड 51 को डिवाइड करता हूं तो 1 बच रहा है, तो 1 उसमें से माइनस कर लो। 12 एंड 51 में से 1 जाएगा तो 1250 बचेगा, है ना। 1250 मतलब पहला आ रहा है 1250, जिसके फैक्टर निकालने हैं। 9377, उसमें 2 बच रहा है, तो इसमें से 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 9375। इसके भी फैक्टर निकालने हैं। और 15,628 में से मुझे 3 निकालना है, तो 15,625 हो जाएगा। इसमें भी फैक्टर अंदर होंगे। अच्छा, इसको आपको क्या करना है? इसको आपको लिस्ट बनाना है। 1250 कैसे लिस्ट बनाना है ना। फिर आपको पहले 2 से डिवाइड करोगे, फिर 5 5 5 ऐसे ऐसे आप डिवाइड करते चले जाओगे। सब में 5 की पावर आएगी, और कितनी कितनी पावर आती है मैं लिख देता हूँ। 2 और 5 की पावर 4। इसको फैक्टर करोगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 2, और ये 5 5 5 4 बार आ जाएगा। और यहाँ पे होगा 5 जो होगा वो 5 बार होगा। 3 और 5 5 बार होगा। यहाँ पे 3 और 5 कितना होगा? 5 बार होगा। 4 और 5 यहाँ पे होगा 5 5 5 टोटल 6 बार है। 5 5 5 5 5 5 ऐसे है। अब इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर, ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर सके, उसे हम एचसीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एचसीएफ कहते हैं। इसको हम एचसीएफ कहते हैं, जो तीनों नंबर को डिवाइड कर सके, तीनों नंबर। तो इसमें से सब में कॉमन क्या है बेटा? 5 की 4 पावर, 5 की 4 पावर, 5 की 4 पावर। तो 5:4, इसको कहते हैं 625। कितना कहते हैं बेटा? 625। ऑप्शन डी। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमें दे रखा है, लाइन दिस इंटरसेक्टेड एक्स एक्सिस। अगर कोई लाइन है जिसको एक्स एक्सिस काट रही है या एक्स एक्सिस पे मिल रहा है, तो उस पे जो भी पॉइंट होगा, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, 0। मतलब डेफिनेटली उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा।
मतलब ये पॉइंट किस पे है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे भी है, ये एक्स एक्सिस पे भी है और लाइन पे भी है, मतलब ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों को कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, देखो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 है, इसमें ये वाला पॉइंट भी है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे रख दो 2x और y की जगह पे 0, तो ये तो कट गया, तो ये 2 नीचे चला जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, रख दो, तो आंसर आएगा 3,0। कितना आ जाएगा बेटा 3,0, ये 3,0 होगा। बोलो क्लियर है, 3,0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द HCF ऑफ टू नंबर A and B is 10 and LCM is 200। एक का HCF 10 है, HCF है 10 और LCM है 200। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा ना तो मुझे AB मिलेगा। AB कितना हो जाएगा बेटा 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2000। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर A इंटू B। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ABCD is a rectangle with the vertices this take an order length of diagonal। अगर मैं इसे A कहूं, इसे B कहूं, इसे C कहूं, इसे D कहूं, अगर मेरे पास कोई रेक्टेंगल बन रहा है तो डायगोनल तो दो होंगी, या तो तुम AC कैलकुलेट कर लो या तुम BD कैलकुलेट कर लो, तुम्हारी मर्जी। तो मैं AC को कैलकुलेट कर लेता हूं, इसको कैलकुलेट कर लेता हूं, AC को कैलकुलेट कर लेता हूं। अब AC को कैलकुलेट करें। AC का डिस्टेंस मतलब क्या होता है, AC का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। A और C को देख लो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ये 10 का स्क्वायर हो गया, नहीं 20 का स्क्वायर 400, 404, वो भी रूट में, वो भी किसमें बेटा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 404। एक सेकेंड, AC स्क्वायर, अच्छा ये 10 हुआ ना, 400 का हुआ, ये 20 नहीं है 10 है ना, 2 और 8 10, हाँ ये हो गया 4 और ये हो गया 10, तो 104 कितना हो गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू 104। 104 का कोदा 104 मतलब 26 इंटू 4, 26 इंटू 4, 26 इंटू 4 मतलब 2 रूट 26, 2 रूट 26, 2 रूट 26। चल नेक्स्ट, अगर दो लाइन द वैल्यू ऑफ n विच लाइन दिस एंड दिस आर पैरेलल, अगर दो लाइन एक दूसरे से पैरेलल है तो क्या हो, अगर लाइन पैरेलल है मतलब a1 by a2 is equal to b1 by b2 but does not equal to c1 by c2। a1 by a2 निकालो, यहाँ पे 14 है और यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 14 और यहाँ पे -3। b1 by b2 निकालो, यहाँ पे m है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे चला गया, फिर -28 by 3 इज इक्वल टू m, -28 by 3 होता है। कितना आसान, देखो बहुत ही आसान है। चलो इसको ले लो, चलो द HCF ऑफ K एंड 93, दो नंबर है, एक नंबर K है उसके और एक दूसरा 93 है उसमें, दोनों का HCF जो है ना वो 31 है, मतलब इसमें भी 31 आया होगा, कुछ और नंबर होंगे, इसमें भी 31 होगा और कुछ और नंबर होंगे, मतलब दोनों में ज्यादा से ज्यादा जो कॉमन है ना वो 31 है। बचे हुए नंबर को मैं A बोल दूं, इसमें बचे हुए नंबर को मैं B बोल दूं, मतलब 31 और A है और 31 और B है। Which of this can be true? अच्छा, K is the multiple of 3, जी सही है, K किसका है 31 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 31। K is multiple of 93 नहीं, अगर 93 का मल्टीपल होता तो 93 और 93 मिला के HCF 93 हो जाता,
पर HCF 93 नहीं है। क्या है HCF 31, तो 93 का मल्टीपल नहीं है, ये है गलत। K इज एन इवन नंबर, हाँ हो सकता है। इसके साथ में कोई और नंबर मल्टीप्लाई करो, 31 के साथ में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो। अगर इसको मैं ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो भी आ सकता है, इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तभी कोई नंबर आ सकता है। मतलब दोनों टाइप के नंबर आ सकते हैं, इवन नंबर भी आ सकते हैं और ऑड नंबर भी आ सकते हैं। अच्छा, इवन ऑड को ऑड के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑड आएगा, ऑड को इवन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो इवन हो जाएगा। मतलब दोनों टाइप के नंबर पॉसिबल है। मतलब सिर्फ 2 नहीं होगा, बाकी सारे राइट होंगे। 1, 3 एंड 4, ओनली 1, 3 एंड 4 राइट है। चलो, इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 को तोड़ दो, एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 7 को तोड़ दो, 5 2 सा, कॉमन निकाल लो, x माइनस 5 रह गया अंदर ना, अंदर क्या रह गया? x माइनस 5 और x माइनस 2, x माइनस 5 x माइनस 2। चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन भी तगड़ा है। तगड़ा मतलब अब सॉल्व लंबा करोगे, मैं थोड़ा शॉर्टकट सिखाऊंगा। देखो यहाँ पे कौन कौन सी टर्म है, यहाँ पे एक n नंबर की टर्म है, दूसरी n माइनस 4। ये लिखने का तरीका थोड़ा गलत है, ऐसा है n माइनस 4, है ना। चलो ऐसा दे रखा है। अब अगर n की जगह पे मैं 5 ले लूं, चलो मान लो 5, फिफ्थ टर्म, तो ये फिफ्थ टर्म हो जाएगी और ये कौन सी टर्म हो जाएगी? फर्स्ट टर्म। क्या मेरी बातें क्लियर है ना? इससे 4 छोटी है। देखो कोई भी टर्म अगर 4 टर्म बड़ी है तो मैं कह सकता हूँ a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और a प्लस 4d। देखो इससे ये 4 टर्म आ गई, ये कौन सी होगी? a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3, ये हो गया a4 और ये हो गया a5। अच्छा मुझे बताओ इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? d। बट इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? दोनों के बीच में कितनी गैप का, कितने टर्म का गैप है? 2 टर्म का गैप है, तो 2d। इन दोनों के बीच में कितने टर्म का गैप है? ये फर्स्ट टर्म है और ये थर्ड टर्म है। थर्ड माइनस फर्स्ट कितना टर्म का हो गया? 2 टर्म का गैप है। 2 टर्म का गैप, टर्म्स का गैप है, तो कितना हो गया? 2d। इनके और इनके बीच में कितने टर्म्स का गैप है? ये फर्स्ट और ये फोर्थ है, 3 टर्म्स है, मतलब 3d। देखो a और 3d, तो इसके और इसके बीच में कितने टर्म्स का गैप है? 4। तो तुम्हारे जो क्वेश्चन में है उसमें कितना है? ये a है और ये 4 टर्म्स पीछे है, मतलब गैप कितना हो जाएगा? 4d। डायरेक्ट लिखा करो 4d इज इक्वल टू 32, तो d इज इक्वल टू 8। डायरेक्ट हो गया d इज इक्वल टू 8। फिर चाहो तो आप पूरा मेथड से सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करना है? an कैसे सॉल्व करना है? an माइनस an माइनस 4 इज इक्वल टू 32। लिखो यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लिखो फिर यहाँ पे माइनस a माइनस n माइनस 4 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 32। लिखो सब ऐसे, फिर a माइनस को अंदर लेके जाओ, काटो, फिर यहाँ पे तुम्हारा 4d बचेगा 32। ऐसे करो तो d इज इक्वल टू 8 आएगा। चाहे ऐसे करो चाहे अपना दिमाग लगा लो, डायरेक्टली MCQ है ना, दिमाग लगा सकते हो, CBSE वाले हो, चलेगा। चलो इसका जीरोस निकालना है। हाँ ये भी मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा जरूर होगा पर पेशेंस रखना, बहुत इजी है। इसको मैं एक्सपांड करता हूँ इस तरफ वाले को, है ना। क्या फॉर्मूला होता है? ये पहले का क्यूब, देखो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला था a क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। अब एक तो 1 है और एक 2x है, मतलब इजी नंबर दे रखे हैं, ज्यादा कोई टफ नहीं है ना। तो पहला हो जाएगा 2x का कितना हो जाएगा? 8x क्यूब, फिर क्या हो जाएगा? 3 और 3 अपनी जगह पे और a स्क्वायर 4x स्क्वायर इंटू 3, 4x स्क्वायर इंटू 3, 4 3 12, 12x स्क्वायर। फिर ये b स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2x होगा और ये 3 होगा, मतलब हो जाएगा 6x और b क्यूब मतलब 1। इस तरफ इनको 8x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 8x अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा?
8x³ प्लस 8x प्लस 3 कितना है? कितनी चीजें कट सकती हैं? 8x³ चला जाएगा। चलो यहाँ पे 12x² है, ओके, ये 8x यहाँ पे आ जाएगा, 6x में से 8x जाएगा -2x, 1 में से 3 जाएगा -2, 2 कॉमन, डन। चलो कितना हो जाएगा? 3 2 जा, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1। चलो देखना, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे -1 है, मतलब 6 कैसे टुकड़े करो कि आंसर 1 आए? 3 2 जा। चलो 6x³ -3x प्लस 2x -1 इज इक्वल टू 0। डन। स्प्लिट कर लो, ड्रम ड्रम, इसमें से 3x कॉमन निकालो, 2x -1, इसमें से +1 कॉमन निकाल लो, 2x -1 इज इक्वल टू 0, 2x -1 बाहर और 3x + 1 अंदर। डन। इसके इक्वल टू भी 0 हो जाएगा और इसके इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, मतलब इधर x इज इक्वल टू 1/2 आएगा और इधर x इज इक्वल टू -1/3 आएगा। 1/2 एंड -1/3, 1/2 ये रहा, 1/2 एंड -1/3 ये रहा, 1/2 एंड -1/3। चलो सही है, 1/2 एंड -1/3। चलो नेक्स्ट, अब मुझे एलसीएम निकालना है किसका? स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर जो है वो 10 होता है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है 4, इनका बीच का एलसीएम निकालना है। तो हो गया 2 2 5, हो गया 5 2 * 10, 10 2 * 20, एलसीएम आ गया 20। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। चलो 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये तो सारे बच्चों को पता होता है, इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर। ऑप्शन डी होगा कॉस स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर। चलो अब क्या आया? टू राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ इक्वल वॉल्यूम, दो राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिनका वॉल्यूम इक्वल है। अच्छा, देयर हाइट इन रेशियो इज इक्वल टू 1/2। दोनों का वॉल्यूम तो सेम है बट जो हाइट है वो किस रेशियो में है बेटा? 1/2 में है। तो रेडियाई की रेशियो निकालना है, मतलब सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 2। पहले का जो वॉल्यूम है वो है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? πr²h। क्या होता है? πr²h। इसका भी πr²h, r1 h1 r2 h2। डन। चलो इन्होंने क्या बोल रखा है? h1/h2 इक्वल टू 1/2 है ना। चलो देखो, पाई पाई कट गया, दोनों को यहाँ पे ले लो, या ऐसे कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो h1, ये 2 यहाँ पे जाएगा, 2h1 इज इक्वल टू h2 है ना। 2 h1 मिला के एक h2 बनता है, तो h1 की जगह में क्या लिख सकता हूँ? h1 की जगह पे मैं h2 की जगह में 2h1 लिख सकता हूँ। h2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 2h1 r2², 2h1 और यहाँ पे h1 r1², h1 कट गया, ये यहाँ पे आ गया, r1/r2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, नीचे कुछ नहीं है तो 1 और रूट लगा दो वहां पे, r1/r2 इज इक्वल टू √2 डिवाइड बाई 1, √2:1 कितना आएगा? √2:1। चलो नेक्स्ट, टीपी दे रखा है 2.4, टीबी दे रखा है 3.6, ये दे रखा है बीसी दे रखा है 5.4। तो पीक्यू निकालने के लिए बोला है, ध्यान से समझिएगा। दिस अपॉन दिस, PQ अपॉन BC इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। दिस अपॉन दिस क्या होता है? देखो, दिस अपॉन दिस मतलब
पी क्यू अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए पी अपॉन ए बी। पी क्यू निकालना है जी सर, पी क्यू तो निकालना है। बी सी दे रखा है ना, बी सी कितना है 5.4, ये रहा 5.4। एपी कितना है 2.4 है ना, पर पूरा कितना है, ये पूरा जो ए बी ये 2.4 और 3.6 मिला के टोटल हो जाएगा 6, ये रहा 6, ऊपर चला जाएगा 2.4 5.4 डिवाइड बाय 6, इसको काट पीट कर लेना, तो नीचे 10 और यहाँ पे भी नीचे 10, चलो और काट पीट करके कर लेना, क्योंकि आपका जो आंसर आता है वो आप आंसर अपने हिसाब से लिख देना। आपको आंसर बता देता हूँ, टू पॉइंट 16 कितना आ रहा है 2.16। देन चलो कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस, इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है, मॉडल क्लास लिखनी है। मॉडल क्लास सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी के सामने वाली क्लास, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 15 पे है, तो मॉडल क्लास हो जाएगी 12 18, 12 18 मॉडल क्लास होगी। बोलो क्लियर है, चलो नेक्स्ट। A circle of radius 5 centimeter has center this and this lies on a circle which could be the value of y। अच्छा देखो एक सर्कल है, ये है उसका सेंटर O, सेंटर की वैल्यू दे रखी -2,2 डन, और ये दूसरा पॉइंट है, ये O है और ये कोई दूसरा पॉइंट है, पॉइंट मान लो A है, A की वैल्यू दे रखी है -6, y और इनके बीच की दूरियां दे रखी है 5, रेडियस हो गया। मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ना ओ ए स्क्वायर दिस माइनस दिस x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये ओ ए कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर, कितना है ओ ए है ना 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ये कितना होता है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, यहां पे आ गया 25 में से 16 गया, 25 में से अगर 16 जाएगा तो कितना बचेगा 9, ये हो गया +3 भी आएगा और -3 भी आएगा, मतलब दो वैल्यू आएगी। एक बार में y-2 इज इक्वल टू +3 ले लेता हूँ और y-2 इज इक्वल टू -3 ले लेता हूँ, +2 वहां पे जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 और -2 वहां पे जाएगा तो कितना हो जाएगा -1, दो वैल्यू आएंगी, ये आएंगी बेटा दो वैल्यू, या तो 5 या तो -1, इन्होंने 5 दे रखा है 5 लिख दिया। बोलो डन। के बाद आता है हाँ ये रहा द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ऑफ बेस 7 सेंटीमीटर, जो कोन है, कोन का जो बेस है उसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, उसका कर्व सरफेस एरिया दिया है तो स्लांट हाइट निकालना है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, उसकी जो वैल्यू दे रखी है वो 550 दे रखी है, बहुत आसान है, कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल होगी, 22/7 हो जाएगी, रेडियस दे रखा है 7 और स्लांट हाइट निकालनी, ये 55 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 × 11 × 10 है ना, 55 को क्या लिख सकता हूँ 55 को मैं 5 × 11 और 0 को मैं 10 लिख दिया। अब देखना अब कट जाएगा आराम से, ये देखो ये 7 7 कट गया, ये 2 × 10 हो गया ना, 2 × 11 11 11 कट गया, इसने इसको 2 से 5 से काट दिया, L इज इक्वल टू 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 होता है। तो लो क्लियर है, चलो 17 की ओर बढ़ते हैं। पोल की हाइट है 12, शैडो की लेंथ है इतनी, तो सन्स एलिवेशन पूछा है, मतलब यहां पे एक पोल है, ऊपर से सनरे आ रही है जिससे उसका शैडो बन रहा है, ये है उसका शैडो, ये है उसका शैडो और ये है पोल, ये है पोल, तो हमें ये वाला एंगल निकालना है, हमें ये वाला एंगल निकालना है थीटा।
सामने वाली हाइट दे रखी 12 और ये वैल्यू दे रखी 4√3, तो टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा सामने वाली अपन पास वाली, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 से काट देगा, 4 3 जा 12, ऊपर 3 है नीचे √3 है, ऊपर 3 मतलब √3 दो बार, नीचे √3 कट गया, √3 कब आता है मुझे बताओ, √3 कब आता है, tan 60 पे, कितने पे आता है, tan 60 पे, मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 60, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 60। चलो नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट 14 है। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखो कर्व का जो फॉर्मूला होता है 2πRh होता है, 2πRh जो होता है वो कर्व का होता है ना, 2πRh, और ऊपर का पाई आर स्क्वायर नीचे का भी पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 बार पाई आर स्क्वायर। चलो 2πr कॉमन निकाल लो, ऐसा करने से ना कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। 2πr कॉमन, इधर h बच गया इधर r बच गया, अब लिख दो 2, इसकी वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी दे रखी 7, हाइट दे रखी 14 और ये 7, चलो कितना कटेगा, 7 7 कट जाएगा, यहाँ पे आ गया 44 और अंदर आ गया 21, 21 और 41 को मल्टीप्लाई कर लो आपका आंसर आ जाएगा, और वो जो आंसर पहुंच रहा है 924 हो रहा है, कितना हो रहा है 924, 924। चलो असोसिएशन रीजन, चलो 2 है, उड़ाते हैं इसको भी, क्या दे रखा है, इफ ई इज एन इवेंट सच दैट, अच्छा कोई इवेंट है और इसकी वैल्यू इतनी हो रही है, अच्छा उस चीज होने की प्रोबेबिलिटी है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी है, गलत है, आंसर ही गलत है। देखो इसका मतलब क्या हो रहा है पता है, इसको अगर सही से लिखूं ना तो 1/1000 हो रहा है, और इन रियलिटी कुछ चीज होने की और कुछ चीज ना होने की, दोनों की प्रोबेबिलिटी का एडिशन 1 होना चाहिए, दोनों की प्रोबेबिलिटी का एडिशन कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, पर हमारे केस में यहाँ पे 1/999 है और यहाँ पे 1/1000 है, इन दोनों का एडिशन 1 होगा ही नहीं, 1 नहीं हो रहा, 1 नहीं होना, होने की प्रोबेबिलिटी ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का एडिशन 1 है ही नहीं, बहुत छोटा है। चलो तो असर्शन ट्रू है, असर्शन कैसा है ट्रू। रीजन पे आ जाते हैं, रीजन जो बता रखा है होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का एडिशन 1 है, ये ट्रू है, सॉरी ये फॉल्स है, असर्शन कैसा है फॉल्स है और रीजन ट्रू है, रीजन ट्रू है, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा द असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। चलो सेकंड पे आते हैं, बोथ आर्क्स ऑफ टू सर्कल ऑफ डिफरेंस रेडियस, दो आर्क बना रहे हैं दो अलग अलग सर्कल की, बोथ आर्क ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल की आर्क है, ये एक आर्क है और ये भी एक आर्क है, सबटेंडेंट इक्वल एंगल, मतलब मान लो दोनों ने कुछ एंगल बनाया है थीटा और इसने भी एंगल बनाया थीटा, दोनों का एंगल सेम है, एट द सेंटर एंड द सेम लेंथ, उनकी लेंथ सेम होगी, गलत बात है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर थीटा डिवाइड बाय 360, 180, पाई आर थीटा डिवाइड बाय 180, अगर मैं थीटा सेम कर दूं तो ये चीजें तो सेम है, मतलब आर्क लेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होगी, जितनी बड़ी रेडियस उतना बड़ा आर्क, जितनी कम छोटी रेडियस उतना छोटा आर्क, तो मतलब आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, अगर दोनों रेडियस अलग अलग हैं तो दोनों आर्क भी अलग अलग होंगी, दोनों आर्क भी अलग अलग होंगी, मतलब पहला वाला जो है वो गलत है। द लेंथ ऑफ आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ सर्कल, सही है, लेंथ ऑफ आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ये सही है, तो ये हो जाएगा ट्रू और ये हो जाएगा फॉल्स, अगेन ऑप्शन डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। इसी के साथ ये तुम्हारा सैंपल पेपर का पेपर नंबर 5 ही होता है खत्म। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, तब तक के लिए इसी प्यार और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हैव अ गुड डे।